हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो जल्दी से अपना अटेंडेंस लगाइए और स्टार्ट करते हैं क्लास। क्योंकि आज का जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे लाभ हानि खाता, अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि फाइनल अकाउंट में हम चल रहे हैं और फाइनल अकाउंट में पहले लेक्चर में आपको ट्रेडिंग अकाउंट बता दिया था और आज का जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। थोड़ा एक बार बैक होते हैं, देखते हैं। जब भी हम, ध्यान दीजिएगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये तो जानते ही हैं। ये तो फॉर द ईयर एंडिंग हम लिखने के बाद से दो लाइनें ऐसे बनाते हैं, ऐसे होता है। और ये आपका पार्टिकुलर होगा और ये आपका अमाउंट डेबिट होगा और फिर ये आपका पार्टिकुलर्स होगा और ये अमाउंट क्रेडिट होगा। इसमें से आधे से थोड़ा सा कम ये जो अकाउंट होता है ट्रेडिंग होता है। ये पीछे बताए थे आपको, ये क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट। और जो ये वाला पार्ट है ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। यहां पे आपका आता था टू ग्रॉस प्रॉफिट, यहां हम मेंशन करते थे। और यदि इधर बैलेंस आता था उसको हम कहते थे भाई ग्रॉस लॉस, इधर मेंशन करते थे। अब ये भी क्वेश्चन उठता है कि जो ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आया है इसको जब अगले अकाउंट में लिखा जाएगा तो हम कहां ट्रांसफर करेंगे? सीधे नेक्स्ट खाते में। मतलब ये यहां से यहां आ जाएगा, अर्थात बाई हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, यहां मेंशन किया जाएगा। और यदि हमारा लॉस आया है वो सीधे इधर मेंशन किया जाता था टू ग्रॉस लॉस यहां पे। और फिर आगे का प्रोसेस हम करते रहते हैं, जो डेबिट में आता है डेबिट में, क्रेडिट में आता है क्रेडिट। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है ट्रेडिंग अकाउंट से आता है और ग्रॉस लॉस भी ट्रेडिंग अकाउंट से आता है। ग्रॉस जो प्रॉफिट होगा वो जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो उसकी क्रेडिट में लिखेंगे और जो ग्रॉस लॉस होगा वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है, उसे प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था। अब बारी आती है हमारी ये कि सही मायने में देखें तो आखिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या। पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं कि जो हमारा पी एंड एल अकाउंट होता है ये होता क्या, इसके बारे में। मतलब कि ऐसा समझिए कि एक ऐसा अकाउंट जिससे हम नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस की क्या करते हैं, जानकारी करते हैं, माने नॉलेज लेते हैं। उस अकाउंट को क्या कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहा जाता है। मतलब कि जिस अकाउंट से आपको शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि की जानकारी होती है, उसी को नेट प्रॉफिट नेट लॉस कहा जाता है। शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि को ही, उसी को हम प्रॉफिट एंड लॉस कहा जाता है। यहां पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये किसकी सहायता से बनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, जो यह अकाउंट आपका है सबसे जरूरी है कि सभी अप्रत्यक्ष व्ययों की सहायता से, सभी बिक्री खर्चों की सहायता से, सभी कार्यालय के खर्चों से एवं सभी जितनी भी इनकम्स हमारी हैं उनकी सहायता से बनाया जाता है। क्योंकि जितनी भी प्रत्यक्ष व्यय हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखी जाती है और जितने प्रत्यक्ष व्यय है माने डायरेक्ट एक्सपेंसेज है वो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखी जाती है। एक सबसे बड़ी चीज है कि इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में
मुख्यतः 3 तरीके के एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। वो एक्सपेंसेस कौन होगा? वित्तीय एक्सपेंसेस, अभी इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। वित्तीय व्यय, वित्तीय माने फाइनेंस एक्सपेंसेस। दूसरा है कार्यालय से संबंधित व्यय, मतलब ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस। और बिक्री व वितरण व्यय से संबंधित, और कुछ अन्य व्यय भी या अन्य व्ययों से रिलेटेड चीजें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। इसके अलावा जितनी भी हमारी आय है, जितनी भी हमारी लाभ है, ये क्रेडिट की चीज है, इसकी सहायता से बनाया जाता है। अब हम सीधे मुद्दे पे चलते हैं। ये तो मैंने एक सिंपल जानकारी दी कि प्रॉफिट एंड लॉस है क्या, क्योंकि जैसे देखते होंगे कि कोई भी बिजनेसमैन है, बिजनेस स्टार्ट करता है, सामान बेचता है, तो उसको जो डायरेक्ट लाभ होता है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। लेकिन सारे एक्सपेंसेज अपना घटा देगा, एक्सपेंसेज माइनस कर देगा, इनकम को ऐड कर देगा, लॉसेस को घटा देगा, तो वहां पे जो प्रॉफिट होगी वो आपकी नेट प्रॉफिट है। अब क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो हमारा पीएल अकाउंट है, इस पीएल अकाउंट के 2 साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। अब ये जानते हैं कि डेबिट में क्या क्या लिखा जाता है, क्रेडिट में क्या क्या लिखा जाता है। मैंने इसके लिए कुछ चीजें बोर्ड पे मैंने पहले ही से लिख लिया है। लिखा हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में कौन कौन सी चीजें लिखी जाती है, थोड़ी थोड़ी इस पर चर्चा, ध्यान दीजिए। सबसे फर्स्ट इसमें नाम दे रहा है सैलरी। सैलरी का मतलब यहां हो गया उसके जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी, और वो भी कौन से कर्मचारी? हमारे कार्यालय के कर्मचारी, मतलब ऑफिस के कर्मचारी, ऑफिस के जो भी एम्प्लॉय होंगे, काम कर रहे होंगे, उनका जो सैलरी होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है। सेकंड है छपाई व लेखन सामग्री। इसका मतलब है जब एक कार्यालय खोलेंगे, एक ऑफिस होगा, तो उसमें कुछ कागजी काम हो रहे होंगे, जैसे कि पेपर है, लिखना है, डायरी है, रजिस्टर है, लेटर है, जो भी, तो उसके लिए छपाई और लेखन सामग्री मतलब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का मैक्स जो भी खर्च होता है वो ऑफिस से रिलेटेड होता है, तो ये चीजें लिखी जाएंगी। लेकिन सबसे चीज पहले एक चीज और मैं बता दूं, सबसे पहले कि जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ भी चीज लिखी जाएगी तो यहाँ टू का प्रयोग किया जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। डेबिट साइड में यदि कुछ भी मेंशन करेंगे तो टू का प्रयोग करेंगे। और दूसरी चीज कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में यदि हमें सबसे पहले कोई अमाउंट लिखना है तो हम टू लिखते हैं ग्रॉस लॉस, मतलब कि सकल हानि, सकल हानि जो ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर होके हमारा आता है उस चीज को हम पहले लिखते हैं, वो भी किस साइड में? डेबिट साइड में। क्या क्या समझे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में सबसे पहला ट्रांजैक्शन लिखा जाएगा तो ग्रॉस लॉस, और टू का प्रयोग किया जाएगा हर एक आइटम, हर एक मद, हर एक ट्रांजैक्शन के साथ। अभी मैंने बताया कि वेतन, छपाई और स्टेशनरी। नेक्स्ट कह रहा है कार्यालय में। कार्यालय का किराया का मतलब है कि ऑफिस कोई जरूरी नहीं है कि अपना निजी, ऑफिस रेंट पे भी हो सकता है, तो रेंट, ऑफिस का जो रेंट होता है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाता है। डाक तार व्यय, सपोज करिए ऑफिस खुला है, तो अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से खर्चे डायरेक्ट हो गए, ये तो इंडिविजुअल मैं बता रहा हूं। दूसरी चीज, एक और चीज जान जाइए, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया कि 4 तरीके के एक्सपेंस लिखे जाते हैं। जैसे यहां पे देखिए मैंने बताया कि वित्तीय एक्सपेंसेस, कार्यालय से रिलेटेड एक्सपेंसेस, बिक्री, वितरण और अन्य। यहां पे जो दिया गया है ध्यान से देखिएगा, ध्यान जो दिया गया है ये आपके जो एक्सपेंसेस है, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके एक्सपेंसेज है वो आपके कार्यालय से रिलेटेड खर्चे हैं। किससे? कार्यालय संबंधी व्यय। ये ऐसे खर्चे हैं जो ऑफिस से रिलेटेड है, ठीक है।
दूसरा है कार्यालय की हमारी बिजली है, यह भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। कोई भी टाइप का जनरल एक्सपेंसेज होगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। यहां पे एक और चीज समझिएगा, कार्यालय की बिजली में यदि यहीं पे लिखा रहता है कारखाने की बिजली माने फैक्ट्री की इलेक्ट्रिक, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाता है, लेकिन ऑफिस का लिखा है इसलिए पीएल के डेबिट में जाएगा। फिर है इंश्योरेंस एंड टैक्स। जो इंश्योरेंस है यहां पे भी समझने वाला है, इंश्योरेंस यदि माल का हुआ है तो वहां पे ट्रेडिंग के डेबिट में, और नॉर्मली इंश्योरेंस दिया है तो समझिए वो ऑफिस का है, इंश्योरेंस एंड टैक्स ऑफिस से रिलेटेड। डायरेक्शन एक्सपेंसेस मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, संचालन व्यय मतलब व्यवसाय को संचालित करने पर बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। संचालक फीस मैंने मान लीजिए कि किसी कार्यालय या किसी संस्था में डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर अपना फीस लेता है, वो फीस भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाते हैं। टेलीफोन व्यय, ऑफिस में टेलीफोन का यूज किया जाता है, नहीं होता है तो मोबाइल आजकल हो रहा है तो उसके चार्जेस। ऑफिस में लीगल एक्सपेंसेस भी होते हैं, बहुत सारे केस मुकदमे दुनिया भर के चलते हैं, तो ऑफिस कानूनी व्यय ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ऑफिस से रिलेटेड कोई रिपेयर है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ऑडिट शुल्क है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। साधारण व्यय है माने कोई भी जनरल एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस है, व्यवसाय को स्थापित करने पर कोई व्यय हुआ है, व्यवसाय का मतलब है ऑफिस, तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। यहां पे बताने का मतलब है कि ये टोटल जो खर्चे दिख रहे हैं ये किस टाइप के खर्चे हैं, ऑफिस से रिलेटेड खर्चे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा एक्सपेंस होता है वित्तीय एक्सपेंस। वित्तीय एक्सपेंस का मतलब फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। फाइनेंस एक्सपेंस का मतलब होता है कि ऐसे एक्सपेंसेस कार्यालय में होते हैं जो पैसे के लेन देन से संबंधित होते हैं, और ये सब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में मेंशन किया जाता है। वो कौन कौन से खर्चे? बैंक बिल, मान लीजिए बैंक में अकाउंट है, बैंक अपना चार्ज लेवे करेगा, चाहे वो ट्रांजेक्शन का चार्ज ले, चाहे एटीएम का चार्ज ले, चाहे एसएमएस चार्ज ले, जो भी चाहिए, या चेक क्लियरिंग का चार्ज ले। ऋण पर ब्याज, कोई भी हम इंटरेस्ट लिए हैं, कहीं से भी लिए हैं, किसी संस्था से लिए चाहे बैंक से लिए हैं, तो इंटरेस्ट देंगे तो हमारे लिए खर्च होगा, खर्च होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, क्योंकि ये सब इनडायरेक्ट है। पूंजी पर ब्याज, सपोज करिए कि हमने अपने बिजनेस में कुछ कैपिटल लगाया है, कैपिटल पर इंटरेस्ट जो लिया जा रहा है वो भी क्या है? फाइनेंस एक्सपेंसेस है, क्योंकि इस सारे काम करने पर तुरंत पैसे का खर्च हो रहा है। कोई डिस्काउंट दी गई है, डिस्काउंट अलाउड, ध्यान दीजिएगा, छूट, कटौती, ब्याज, कमीशन दिया है तो डेबिट में, लिया है तो क्रेडिट में। कोई डिस्काउंट हो गया, कमीशन हो गया। इसी तरह कोई दान दिया गया है तो दान भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ब्याज दिया है, इंटरेस्ट दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अप्राप्य वो अशुद्ध ऋण माने बैड डेब्ट्स ऑन डाउटफुल है, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ये सारे जो एक्सपेंस है ये फाइनेंस एक्सपेंस है, इस सब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट, तीसरा हमारा जो खर्च दिया है इसमें बिक्री व वितरण व्यय, मतलब इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का मतलब है कि जब हम व्यवसाय करते हैं तो बिजनेस में सारा कुछ ऑफिस से डील होता है, भले हमारी फैक्ट्री कहीं पे भी है, डीलिंग ऑफिस से होगा। कोई प्रोडक्ट को हम सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज रहे हैं, तो वहां पे जो एक्सपेंस होते हैं उसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बोलते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में कौन कौन सा एक्सपेंसेस आता है? पैकिंग में। सपोज करिए कि हमने सामान बनाया तो खुले में तो हम किसी को देंगे नहीं, उसको पैक करेंगे। अब पैक करेंगे तो कुछ खर्च आएगा, बहुत सारे जितने भी सामानें आती है सब पैकिंग होके आती है, तो पैकिंग एक्सपेंसेस हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाता है। अगला कह रहा है विज्ञापन व्यय। कोई भी प्रोडक्ट हम जब बना रहे हैं, कस्टमर कैसे जानेंगे? प्रचार करेंगे तभी जानेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, ध्यान दीजिएगा, पैकिंग एक्सपेंसेस विज्ञापन व्यय यदि हमारा सामान्य है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाता है। लेकिन यही यदि विज्ञापन, यदि क्वेश्चन में लिखा गया है कि विशेष विज्ञापन, विशेष विज्ञापन जो स्पेशल एडवर्टाइजमेंट होता है, किसी खास चीज के लिए विज्ञापन होता है,
तो वो बड़े अमाउंट का होता है और लॉन्ग टाइम के लिए होता है। तो ये स्थगित आयगत व्यय होता है। जैसे व्यय जो हमारे होते हैं 3 तरीके के होते हैं। एक होता है आयगत व्यय, एक होता है पूंजीगत व्यय और एक होता है स्थगित आयगत व्यय। अंग्रेजी में आयगत व्यय को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और पूंजीगत व्यय को कैपिटल एक्सपेंडिचर और स्थगित आयगत व्यय को डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि पूंजीगत व्यय क्या होता है। पूंजीगत व्यय का मतलब होता है किसी अस्थायी संपत्ति को, माने फिक्स एसेट्स को परचेस करने, रिकंस्ट्रक्शन करने या उसका रिप्लेस करने या उसे लगाने, स्थापित करने, मरम्मत करने पर जो खर्च आते हैं वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। अब किसी बिजनेस में इनकम अर्न करने के लिए, कच्चा रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए या प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो एक्सपेंस किए जाते हैं हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन बात तो आ रही है कि यहाँ पे विशेष विज्ञापन का। विशेष विज्ञापन का मतलब होता है कि एक ऐसा विज्ञापन जो लॉन्ग टाइम तक लॉन्ग अमाउंट का किया जाता है, मैंने लार्ज अमाउंट का, बड़े अमाउंट का। तो वहां पे क्या होता है, एक ही मैंने पूरी अमाउंट एक बार खर्च नहीं की जाती। जितना अमाउंट एक साल में खर्च किया उसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, बाकी जो बच गया वो बैलेंस शीट के एसेट्स में। ऐसा हर साल उसमें राइट ऑफ किया जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। निर्यात कर, थोड़ा यहां पे भी समझना है। एक्सपोर्ट टैक्स, हमने ट्रेडिंग बताया था, एक अकाउंट बताए थे जो अगले लेक्चर में ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है कि यदि आयात कर माने इंपोर्ट ड्यूटी, यदि माल मंगा रहे हैं तो ट्रेडिंग के डेबिट पे, माल बेच रहे हैं माने भेज रहे हैं दूसरे कंट्री में, वहां पे जो टैक्स लगेगा वो हमारा निर्यात कर है। तो निर्यात कर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अक्सर ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन बड़ी कंफ्यूजन वाले हैं। आयात कर ट्रेडिंग के डेबिट में, निर्यात कर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। इसी तरह एजेंट का कोई वेतन है, बहुत सारे प्रोडक्ट कंपनियां होती है, एजेंट को सैलरी देती है, वो सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाता है। एजेंट को कमीशन दिया जा रहा है, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जा रहा है। बिक्री पर भाड़ा, इसको भी समझने वाला पॉइंट है। देखिए ये बिक्री पर भाड़ा, यहां हम केवल चलते हैं भाड़े के बारे में। भाड़े 2 तरीके के होते हैं, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्रय पर भाड़ा और एक कह रहा है बिक्री पर भाड़ा। मतलब जो हमारा कैरिज है, फ्राइट है, वो हमारा परचेस पे भी है, सेल पे भी है। यदि ये भाड़ा परचेस पर दिया जा रहा है तो उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं, और यदि यही भाड़ा हमारा सेल पर दिया है तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं। ये माइनर चीजें हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। बिक्री कर, कोई भी सामान को सेल करते हैं उस पर जो टैक्स लगता है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। बाह्य गाड़ी भाड़ा, अब इस पे भी समझने वाला है। जो ये गाड़ी भाड़ा है ये भी 2 तरीके का होता है। ये क्या होता है, आंतरिक भाड़ा और बाह्य भाड़ा। आंतरिक भाड़ा का मतलब है कि जो माल मंगाने के लिए भाड़ा दिया जा रहा है वो हमारा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। जो बाह्य भाड़ा का मतलब होता है कि जो माल बेचने के लिए भाड़ा दिया जा रहा है वो जाता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। यहां आंतरिक भाड़ा और बाह्य भाड़े का मतलब है कि माल परचेस करने के लिए हम जो भाड़ा दे रहे हैं वो ट्रेडिंग के डेबिट में। अब बाह्य भाड़ा का मतलब है कि माल जा रहा है, मतलब बेच रहे हैं, तो उसके लिए जो भाड़ा दिया जाएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ठीक है, तो ये बिक्री संबंधी व्यय था। एक लास्ट कुछ अदर व्यय भी हैं। अदर व्यय का मतलब है कि 3 तरीके के, मतलब कार्यालय से संबंधित व्यय, वित्तीय व्यय और बिक्री व्यय के अलावा कुछ और भी छोटे मोटे एक्सपेंस की श्रेणी में आते हैं। रहते तो नहीं है एक्सपेंस, मगर एक्सपेंस की श्रेणी में आते हैं। क्या है, फर्स्ट दे रहा है संपत्तियों पर हरास। हरास मीन्स डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है कि सपोज करिए कि कोई एसेट्स है 10,000 की। जैसे ऐसे समझिए कि हमने एक मोबाइल खरीदा 20,000 रुपए का, मार्केट में 20 था, 20 में खरीद के लाए। अब मोबाइल घर लेके आए, उसके बाद बेचेंगे तो 20,000 में बिकेगा? नहीं बिकेगा, 19,000 में बिकेगा। 1 महीना बाद बेचेंगे तो कितने में बिकेगा? 16,000 में बिकेगा।
2 महीना बाद में बेचेंगे तो सीधे 10,000 रुपये आ जाएगा, 6 महीना बाद देंगे तो 5-6 हज़ार में। मतलब कहने का मतलब है कि उस एसेट्स की वैल्यू धीरे 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 कम हो जाती है, चाहे जिस रीजन से। तो जो उसमें कमी होती है वो कमी का अमाउंट डेप्रिसिएशन कहलाता है। और किसी भी फिक्स एसेट्स पे जो डेप्रिसिएशन होता है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है और जिसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाया जाता है। ठीक इसी तरह विविध व्यय है, कोई भी छोटा मोटा एक्सपेंस जितना भी है बिजनेस से वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अब यहाँ पे मेन है सभी अप्रत्यक्ष व्यय, मतलब ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कहने का मतलब ये है कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो इसके डेबिट साइड में क्या करते हैं, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं वो सब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाते हैं। क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइंड में रखिएगा, बार बार एक ही चीज को कह रहे हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस सीधे ट्रेडिंग के डेबिट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। सभी बिक्री संबंधी व्यय माने सेल से रिलेटेड जितना भी हमारा एक्सपेंस होगा वो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अब सोच लीजिएगा कौन कौन, कोई जरूरी नहीं है कि जितना मैं लिखा हूं वही है, इससे और भी ज्यादा है। सभी वितरण माने इस माल को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के संबंध में भी जो व्यय होगा वो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाता है। और जितनी भी लॉसेस हैं वो भी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाता है। और जितने भी हमारे दान हैं, धर्मादा है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाता है। क्योंकि बिजनेस थोड़े कहता है कि दान दीजिए, ठीक है। इसके अलावा लास्ट में जो हमारा इस साइड में यदि बैलेंस आ गया तो यही होता है हमारा नेट प्रॉफिट, ठीक है। हमेशा नेट प्रॉफिट डेबिट साइड में ही लिखा जाता। मैंने केवल ये चीज बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में कौन कौन से आइटम्स, कौन कौन सी मदें लिखी जाती है, ठीक है। अब बारी आती है कि डेबिट साइड में कुछ ऐसे भी मदें हैं जिस पर बड़ा सस्पेंस रहता है और अक्सर इस सस्पेंस वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, एक नाम है मजदूरी और वेतन। यदि क्वेश्चन में दे दिया कि मजदूरी और वेतन को कहां दिखाया जाता है तो यहां पे 2 तरीके के ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन, यदि क्वेश्चन में लिखा है कि मजदूरी माने वेजेज व वेतन माने वेजेज एंड सैलरी, इसको हम दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। और यदि इसी को उलाट कर दे दिया कि वेतन व मजदूरी, तो इसको हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। जाएगा तो डेबिट में, मगर कब कहां जाएगा, क्योंकि इसमें से जिसका नाम पहले होगा, ध्यान दीजिएगा, मजदूरी का नाम पहले है तो ये ट्रेडिंग में, और वेतन का नाम पहले है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। ये ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों में नाम जिसका पहले होगा वो जहां जाता होगा वहीं जाएगा। क्योंकि मजदूरी कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। मजदूरी जब भी जाएगी वो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगी, और वेतन जो है वो जब भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। इसलिए जिसका नाम पहले हो वो जिस अकाउंट में जाता है वहीं, यदि ज्वाइंट एक्सपेंस है तो वहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक है हमारा आयकर, अंग्रेजी में इसको इनकम टैक्स बोलते हैं। वैसे होता क्या है, आयकर जो होता है ये किसी भी व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है जो इनकम कमाता है। जब व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है तो ये व्यक्तिगत खर्च है। व्यक्तिगत खर्च का मतलब पर्सनल एक्सपेंसेस है कि नहीं। अब पर्सनल जो एक्सपेंसेस है वो बिजनेस के एक्सपेंसेस में कैसे लिखा जाएगा, इसलिए यदि क्वेश्चन में आपका आयकर दिया है तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो कतई नहीं जाएगा। क्या होगा, कतई नहीं जाएगा।
तो ये फिर जाएगा कहां? इनकम टैक्स उसका पर्सनल एक्सपेंस है, इसलिए जब उस बिजनेसमैन का जो कैपिटल होगा उस कैपिटल में ऐड कर दे, सॉरी कैपिटल में से घटा दे। एक दूसरा और तरीका है, उस बिजनेस का यदि ड्राइंग होगा, क्या होगा? उस बिजनेस का यदि ड्राइंग होगा, ध्यान दीजिएगा, ड्राइंग होगा, तो इस ड्राइंग में इस इनकम टैक्स को ऐड कर देंगे, तब हम यहां से कैपिटल में से घटा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स को कहां दिखाया जाता है? ड्राइंग में ऐड करके पूंजी में से घटा दिया जाता है। एक और दिया गया है विज्ञापन। विज्ञापन के बारे में अभी चर्चा चला ही हुआ है। विशेष विज्ञापन है तो जितना राइट ऑफ किया जाएगा उतना पीएल के डेबिट में, बाकी एसेट्स में, और यदि नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। एक है अनुत्पादक मजदूरी। यहां पे समझना पड़ेगा, जो हमारी मजदूरी है, जो हमारी मजदूरी है, मजदूरी मीन्स वेजेज, ये दो कैटेगरियां की होती हैं। ये मजदूरी जो होती है, एक तो होती है उत्पादक और एक होता है अनुत्पादक। उत्पादक का मतलब होता है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, उत्पादन से संबंधित है। अनुत्पादक का मतलब है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। जो प्रोडक्ट उत्पादक होगी उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट साइड में दिखाते हैं, और जो अनुत्पादक होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने जो बताई वो केवल था प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आने वाली कुछ मदें, केवल डेबिट। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्रेडिट में क्या है। क्रेडिट में आइए, क्रेडिट में बड़ी कम है, ध्यान दीजिएगा। लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में, माने प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आने वाले कुछ ट्रांजैक्शन या आइटम्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब भी कोई चीज लिखते हैं तो समझिए कि उसको बाई वर्ड का यूज किया जाता है, माने बाई का। डेबिट में 2, क्रेडिट में बाई, पूछता है अक्सर। अब प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जब भी कुछ लिखते हैं तो सबसे पहले सकल लाभ लिखते हैं। सकल लाभ मीन्स कि जो आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाए थे इसमें से क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में हमारा जीपी अकाउंट आया था, ये जब ट्रांसफर करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखा जाता। तो सबसे पहले हम इनको लिखेंगे। अब बारी आती है, अभी पीछे एक चीज और मैं बताया था, ये चारों के लिए मैं कंबाइंड एक ही चीज बता दे रहा हूं। जो ये चारों हैं, चारों का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। छूट, कटौती, ये तो दोनों एक ही है। ब्याज, कमीशन, किराया, ये जो मैंने चीजें लिखी हैं इस पर फोकस करिएगा। डिस्काउंट, इंटरेस्ट, कमीशन, रेंट, ये चीज जो है हमेशा पीएल के डेबिट में जाती है। ध्यान से समझिएगा, छूट, कटौती, ब्याज, कमीशन कहां जाती है? पीएल में जाती है। प्रश्न ये है कि डेबिट में जाएगी कि क्रेडिट में जाएगी, तो ध्यान से समझिएगा। यदि इनके आगे डेबिट लिखा है तो डेबिट में जाएगी, क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट में जाएगी। डेबिट में दिया है तो मैंने ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिया है तो डेबिट में जाएगी, क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट में जाएगी, और यदि दी लिखा है तो डेबिट में जाएगी, यदि प्राप्त लिखा है तो क्रेडिट में जाएगी। समझ गए? तो छूट, कटौती, ब्याज, कमीशन कहां लिखा जाएगा? दिया लिखा है तो डेबिट में, प्राप्त लिखा है तो क्रेडिट में, माने रिसीव है तो क्रेडिट में, पेड है तो या गिवन है तो डेबिट में। ठीक है। अब एक आता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, माने विनियोगों की बिक्री से आए। यदि कोई हमारा इन्वेस्टमेंट है, कहीं पैसा लगाया है और उसको हमने सेल कर दिया और उससे हमको कोई इनकम हो गई, तो वह उस इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में दिखाया जाएगा। ऊपर लिखे भी है क्रेडिट में, सारा चीज क्रेडिटेड है। इसी तरह प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स,
मतलब किसी अस्थाई संपत्ति को यदि हम बेच रहे हैं और बेचने से कुछ भी प्रॉफिट हुआ, कोई आय हुई, इनकम हुई, तो उसे भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में दिखाया जाता है। मिसलेनियस इनकम, कोई भी डिफरेंट अदर कोई भी इनकम उस बिजनेस से रिलेटेड आ रही है तो उसे भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में दिखाया जाता है। और लास्ट में यदि इधर बैलेंस आता है तो ये होता है हमारा बाई नेट लॉस। क्या होता है? क्रेडिट में बैलेंस आता है तो साफ लिख दे नेट लॉस। नेट, बार बार गलत हो जा रहा, नेट लॉस माने शुद्ध हानि। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा और भी है भाई, मैं तो भूल ही गया था। और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में क्या जाता है? इनकम फ्रॉम बैंक डिपॉजिट, कोई पैसा बैंक में बिजनेस का डिपॉजिट किया गया है तो इनकम हो रही है तो भी क्रेडिट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आहरण पर ब्याज, ध्यान दीजिएगा, यदि हमारा पूंजी पर ब्याज है, पूंजी पर ब्याज है तो यह डेबिट में जाएगा, किसके? पीएल। और यदि यही आहरण पर ब्याज है, तो ये क्रेडिट में जाएगा। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, केवल बैड डेब्ट्स है तो डेबिट में, रिकवरी हुई है तो क्रेडिट में। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ज्वाइंट वेंचर, संयुक्त साहस से लाभ, यदि ज्वाइंट वेंचर पर हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और उससे प्रॉफिट हो रहा है तो पीएल के क्रेडिट। अप्रेंटिस प्रीमियम, शिशु प्रीमियम, ये होता क्या है समझिएगा, अक्सर पूछता है कि अप्रेंटिस प्रीमियम और शिशु माने शिशु प्रीमियम होता क्या। जैसे कि जानते हैं कि मान लीजिए कि कोई हमारा व्यवसाय है और इस व्यवसाय में बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। इन कर्मचारियों को समय समय पर क्या दी जाती है? ट्रेनिंग दी जाती है। अक्सर ट्रेनिंग लो कॉस्ट पे, मिनिमम चार्जेस पे बहुत सारी संस्थाओं में फ्री भी दी जाती है। लेकिन यदि कुछ चार्जेस पर ट्रेनिंग दी जा रही है तो इस ट्रेनिंग से यदि कोई इनकम प्राप्त होती है तो उसे हम बोलते हैं अप्रेंटिस प्रीमियम, शिशु प्रीमियम। ठीक है, एक होता है रेंट ऑफ सबलेटिंग, ये क्या होता है? सिकमी किराया। इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़िए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, आता है। सिकमी क्या है, सिकमी किराया क्या है? देखिए, सिकमी किराया और किराएदार, ये दोनों चीजों को ध्यान से समझिए। सपोज करिए कि ये हमारा मकान है, ये मान लीजिए मैं, तो मैं क्या कहलाऊंगा? मकान का स्वामी कहलाऊंगा। इस मकान में बहुत सारे कमरे हैं, मैं नहीं रह रहा हूं या रह भी रहा हूं या कहीं चला गया। मैंने क्या किया? ए पर्सन को, ए व्यक्ति को किराए पर दिया, किराए पर दिया, तो यह जो पर्सन क्या बोला जाएगा? किराएदार बोला जाता है। और ये मकान हमने 10,000 रुपया पर मंथ पे रेंट पर दिया। अब मेरी अनुपस्थिति में यह आदमी बी पर्सन को किराए पर दे देता है, किराए पर दे देता है। तो जो ये बी पर्सन होगा वो क्या बोलेगा? सिकमी किराएदार बोला जाएगा। और इससे जो किराया मिलेगा उसे बोला जाएगा सिकमी किराया। समझ गए? सीधा सा कहने का मतलब है कि जब एक मकान का स्वामी अपने मकान को किसी को भाड़े पर देता है और वह व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को भाड़े पर देता है तो उससे जो किराएदार को प्राप्त होती है उसी को सिकमी किराया बोला जाता है। तो ये सिकमी किराया होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। इस तरह क्रेडिट साइड में इस सारे ट्रांजेक्शन आते हैं और लास्ट में जो हमारा बचता है वो हमारा शुद्ध हानि होता है।
अब एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी जानना ये है कि जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा बन गया, ठीक है, ये आपका डेबिट का था और ये आपका क्रेडिट का था, तो जैसे मैंने अभी बताया कि इधर आता है नेट प्रॉफिट और इधर आता है बाई नेट लॉस, कोई एक ही आएगा। अब प्रश्न ये आता है कि यदि इसको हम क्लोज कर दिए, बंद कर दिए, तो आखिर ये नेट प्रॉफिट जाता कहां? तो नेट प्रॉफिट जो होता है जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, और इस बैलेंस शीट में दो पक्ष होंगे जिसमें से एक को लायबिलिटीज और दूसरे को हम एसेट्स करते हैं, तो इसे इधर हम लिखते हैं एक कैपिटल, लिखते हैं ना। तो यदि नेट प्रॉफिट आता है तो इस कैपिटल में ऐड कर देते हैं, नेट प्रॉफिट इस कैपिटल में ऐड कर देंगे, और वही हमारा नेट लॉस आता है तो उसे जब हम यहाँ कैपिटल लिखते हैं तो हम यहाँ पे नेट लॉस करके घटा दिया जाएगा। समझ गए? अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है कि शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को किस खाते में ट्रांसफर किया जाता है, तो भाई इस खाते में नहीं ट्रांसफर किया जाता, इस खाते में ट्रांसफर किया जाता है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। प्रॉफिट है तो ऐड कर देंगे और लॉस है तो घटा देंगे। तो ये आपका था पूरा नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट नहीं बता रहे हैं, केवल नेट प्रॉफिट लॉस। अब बढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट पे। प्रश्न ये आता है कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है की आवश्यकता क्यों है, आवश्यकता क्यों है, ये प्रश्न उठता है। हम तो चाहे तो डायरेक्ट ट्रेडिंग से काम चला सकते थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की जरूरत कई पॉइंट है, कई रीजन है जिसके वजह से पड़ती है। पहला, सही शुद्ध लाभ और सही शुद्ध हानि की जानकारी के लिए। पहला क्या है? फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस की जानकारी के लिए, क्योंकि जब तक हम पीएल अकाउंट नहीं बनाएंगे तब तक सही नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की जानकारी नहीं हो पाएगी। ये पहला रीजन। अब प्रश्न उठता है कि दूसरा रीजन क्या है कि क्यों प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है? तो भाई सभी, ध्यान दीजिएगा, अप्रत्यक्ष व्यय, ठीक ना, बिक्री, व्यय, कार्यालय व्यय, ठीक ना, वित्तीय व्यय, ठीक ना, या की जानकारी के लिए, ये भी एक रीजन है। इसको बनाने से जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एक्सपेंसेज है, ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेज है, फाइनेंस से रिलेटेड एक्सपेंसेज है, इसकी जानकारी हो जाती है। चलिए भाई, और भी एक रीजन है कि जिसके वजह से प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है, वित्तीय स्थिति। वित्तीय स्थिति, यहां वित्तीय स्थिति का संबंध है कि आर्थिक चिट्ठा, आर्थिक चिट्ठा मीन्स बैलेंस शीट के लिए, क्योंकि जब तक हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानकारी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन हमें इस बैलेंस शीट के माध्यम से जानकारी होगी और वह बैलेंस शीट बिना प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं बन सकता। ये तीन रीजन हुए। और भी एक रीजन है भाई, देखते होंगे कि आजकल जमाना ये है कि जैसे टैली वगैरह पढ़े होंगे, तो कोई ट्रांजैक्शन होता है, जैसे ही एंट्री पास करते हैं तो जर्नल के साथ, जर्नल मतलब एंट्री करते हैं तो लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल काउंट सब कुछ बन जाता है।
फाइनल अकाउंट के बाद भी कुछ बनता है, जैसे कि नेट प्रॉफिट रेशियो क्या हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या हुआ, ठीक ना, हमारा पोजीशन क्या है, टोटल एसेट्स के कंपेयर में कितना है, कंपैरेटिव एक बैलेंस शीट बन जाता है। तो इसके लिए मतलब हमें नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो ईटीसी की जानकारी के लिए, इसके लिए भी प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है, क्योंकि हमें निकालना यदि होगा कि नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में है, तो इसकी जानकारी के लिए भी हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। एक और लास्ट एक और रीजन है जिसकी वजह से बनाया जाता है, वो क्या रीजन है कि जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो ध्यान दे दीजिएगा, 2 वर्षों के कोई जरूरी नहीं है, दो या 2 से अधिक भी हो सकता है, 2 वर्षों के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दो या 2 से अधिक वर्षों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तुलनात्मक अध्ययन के लिए मतलब इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का एक पर्पज ये भी है कि यदि इस फाइनेंशियल ईयर का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया है, जब बन जाता है तो उसे लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस से हम कंपेयर करते हैं कि पिछले साल नेट प्रॉफिट कितना था और इस साल नेट प्रॉफिट कितना है, और उसी बेस पर आगे का गेस भी करते हैं कि अगले साल हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा। इसकी जानकारी के लिए हम बनाते हैं। तो इस तरह आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक खत्म। प्रॉफिट एंड जो लॉस है अलग से सेपरेट कोई अकाउंट नहीं है, ये भी उसी ट्रेडिंग का एक पार्ट है। अब जो बारी है अब फाइनल अकाउंट की, बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट जो पढ़ेंगे वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा ही पढ़ाऊंगा, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छी जानकारी होगी, और थोड़ी थोड़ी से बहुत सारा चीज मिलता है। अब ये सोचेंगे एक बार झोंक के पढ़ ले, भाई और भी चीजें हैं, आप ध्यान दीजिएगा, अपने भी पेपर में आपके भी बहुत सारे पेपर वगैरह कंप्लीट करने होंगे, बहुत सारे टॉपिक होंगे, उधर पढ़िएगा। हमारे तरफ से बस इतना ही रखिएगा कि ये पेपर आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये भी ध्यान दीजिएगा, डेली बाय डेली जितना लिखते हैं उसको नोट्स बना लीजिएगा, ठीक ना। और उतना ही नहीं, इसका एमसीक्यू भी कराएंगे। एमसीक्यू जैसे कभी पिछला टॉपिक में बताया था, अब इसका भी कराएंगे। उसके बाद अगले का मैंने जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे चलेगा, आपका फुल कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, और फ्रेंडों में थोड़ा शेयर भी कर दिया करिएगा। ऑल द बेस्ट, बाय।